आज़ाद सीजीपीएससी के इस यूट्यूब मंच पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी मेरे साथ कर रहे हैं सामान्य विज्ञान की तैयारी। सामान्य विज्ञान का विषय हम पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी प्री 2023 के अकॉर्डिंग, और इसके लिए मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की पूरी सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ। इस सीरीज़ का आज तीसरा दिन है। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को सीजीपीएससी के द्वारा पूछे हुए 2015 और 2016 में पूछे हुए प्रश्नों का पूरा संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। इसके साथ साथ हम लास्ट में एक एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आप लोगों को एक हेल्प मिलेगा कि कैसे कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना? तो चलिए आरंभ करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं आगे के स्लाइड्स की ओर। चलिए देखिए, इसके साथ साथ हमारे जो सीजीपीएससी के जो आज़ाद सीजीपीएससी प्लेटफॉर्म पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे सारे वीडियोस भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सीधे सीधे आज़ाद सर के द्वारा ही इसको पूरा पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को ये डेली आप लोगों को मिल रहा है ना? अभी इसमें जितने भी लेक्चर आ चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए संपूर्ण महारिविजन सीरीज हम चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी 2024 के तैयारी करना चाहते हैं, 2024 से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो चुका है। ये 2024 ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हुआ है। ये प्री मेंस और इंटरव्यू को लेकर यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये पूरे आज़ाद सर और उनकी पूरी टीम के साथ, मतलब मेरे साथ भी आप लोगों को ये पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप में से ज़्यादा लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी, आने वाली सीजीपीएससी के भर्तियों की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? है ना? पहला, प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी, 2 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी, घटकर आधी हो जाएगी। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से बताना है कि क्या होगा यदि विद्युत धारा एक तार में विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाए, है ना? एक तार में यदि विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो एक चीज़ आप लोग, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होता है विद्युत शक्ति। शक्ति मतलब होता है पावर, है ना? विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू आई। ये V आपको शो करता है क्या, विभवांतर, और I क्या शो करता है, धारा, है ना? ये धारा है और ये विभवांतर है। अब प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो ये तो सिंगल है, 2 गुना कर दें दोनों को तो कितना हो जाएगा, मतलब विभवांतर को भी मैंने 2 गुना कर दिया और धारा को भी 2 गुना कर दिया, तो ये 4 गुना आ जाएगा इसका आंसर, है ना? तो विद्युत शक्ति क्या हो रही है, P की वैल्यू क्या हो रही है, अगर दोनों को बढ़ा दे तो 4 गुना बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बी। हाँ बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर दूसरे में दिया हुआ है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? ऑप्शन ए, सीधा तथा वास्तविक। ऑप्शन बी, सीधा तथा आभासी। ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक। ऑप्शन डी, उल्टा तथा आभासी। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अभिनेत्र लेंस से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आँख होता है, ह्यूमन आई जो होता है, इस ह्यूमन आई के बारे में चर्चा की जा रही है। ह्यूमन आई के कंसेप्ट को आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन लेंस में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसे बनता है रेटिना पर। तो एक चीज़ तो यहाँ से इस क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर है कि ह्यूमन आई के अंदर, ह्यूमन आई में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है ना, रेटिना पर बनता है। अब ये रेटिना पर कैसा बनता है, कैसा बनता है? एक तो ये उल्टा बनता है
और दूसरा क्या होता है, रियल होता है। क्योंकि आप अपनी आँख से जो देख रहे हो वो तो रियल ही है ना। तो ये चीज़ हो गया क्या, रियल और उल्टा बनता है रेटिना पर। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों को पिछले वाले जो पेपर है उसमें भी देखने को मिला था, तो ये वापस से रिपीट हुआ है ये कंसेप्ट। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर के लास्ट में, इसको पूरे सीरीज़ के लास्ट में, मतलब इस पूरे वीडियो सीरीज़ के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको मैं आप लोगों को एक बार एनालिसिस करके दे दूंगा, ताकि आप उन टॉपिक्स पे अपनी कमांड अच्छी कर लें और आप लोगों के जो पेपर है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस को, अवतल, कॉनकेव, उत्तल, कॉन्वेक्स, लेंस लेंस होता है, एंड सेम ये कॉनकेव मिरर, और ये समतल दर्पण है, तो ये नॉर्मल मिरर ही है ना, प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, लेंस में होगा कि मिरर में होगा, क्या लगता है? तो रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर हमेशा किस चीज़ का उपयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं नतोदर, नतोदर लेंस भी बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को नतोदर दे देता है तो ये भी ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स जो होता है, जो कॉन्वेक्स को बोलते हैं एक तो उत्तल लेंस और एक बोला जाता है उन्नतोदर। ठीक है, उन्नतोदर, ये इसका एक और नाम है। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मरकरी 2 सल्फाइड और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों को रसायन से प्रश्न है ना, दैनिक जीवन में रसायन से ये प्रश्न है। वहाँ पर आप लोगों को रासायनिक सूत्र के बारे में बहुत सारा बताया गया है। आप लोगों को अलग अलग सूत्र, मतलब कुछ जो विशेष कर से जो सूत्र होते हैं वो सूत्र आप लोगों को याद करने होते हैं। जैसे धावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, चूना हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, है ना। हर तरीके का जो रासायनिक सूत्र है वो थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है। तो रासायनिक दृष्टिकोण से जो सिंदूर है ये उसी का पार्ट है। यहाँ पर सिंदूर का जो नाम होता है वो होता है मरकरी सल्फाइड, Hg2S, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को रसायन वाले पोर्शन में ये चीज़ याद रखना है। रासायनिक सूत्र के कुछ जो रासायनिक सूत्र हैं वो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली 1 साल 2 साल के अंतराल में पूछे ही जाते हैं और इनके कुछ गिने चुने ही नाम हैं। उनको आप लोगों को रासायनिक सूत्र वाले अध्याय से पढ़ लेना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल मतलब होता है H2O, के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयरन होता है Fe और ये है H2O, इससे आपको देखने को मिलता है FeOH ट्वाइस एक बनता है ना। और ये आयरन में आयरन का जल के साथ क्रिया होता है। लेड है PbO2 बनता ही है, ये जो लोग केमिस्ट्री वाले फील्ड से वो जानते हैं, PbO2 Pb2O समथिंग कुछ तो होता ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है, पानी के साथ क्रिया होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन पानी के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, वो क्रिया नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी शुद्धता और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जूल ऊर्जा से संबंधित है और पास्कल किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। मतलब ये प्रश्न आपका है मात्रक और विमा से। हिंदी में मात्रक एवं विमाएं बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट्स एंड डायमेंशन बोलते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है। तो जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल एनर्जी को शो करता है। अगर किसी चीज़ में कितनी एनर्जी मिलती है तो उससे हम जूल से दिखाते हैं, है ना। तो ये जूल एनर्जी का मात्रक है। और पास्कल जो है वो किसका है ये बताना है। तो पास्कल किसका है भाई, प्रेशर का है ना। प्रेशर का एक और मात्रक है डाइन। ये डाइन सीजीएस मेथड पे है, ये पास्कल एमकेएस मेथड पे है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है जो पास्कल, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल जो एक, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इजी कर देते हैं। प्रेशर जो है, दबाव जो है, दबाव, प्रेशर और दबाव, इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम लिखते हैं क्या, पास्कल। पास्कल को पीए से शो किया जाता है। जो घनत्व आप लोगों को दिखाई दे रहा है, घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नो सॉरी, डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1 किलोग्राम कितने मीटर क्यूब में घिरा हुआ है, ये चीज़ डेंसिटी है। जो शक्ति है, जो बल है, इनके भी मात्रक आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। एक जूल जो होता है, आप लोगों को यहीं पे बता दे रहा हूँ, एक जूल 1 न्यूटन पर मीटर होता है ना। 1 न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दबाव होता है, लेकिन न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल होता है। किसी वस्तु को 1 मीटर खसकाने के लिए जितने न्यूटन बल की आवश्यकता होती है वो उसकी एनर्जी कहलाती है, जो कि जूल में शो की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंसेप्ट है। ये आप लोगों को एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर चला जाता है ना। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पकड़ लो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उसके अंतर्गत आप लोग एक पोर्शन पढ़ना है, ओजोन, ओजोन संरक्षण, ओजोन कंजर्वेशन, है ना। तो ये ओजोन से रिलेटेड टॉपिक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ओजोन परत के क्षय को रोकना, ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी है फोटोकेमिकल स्मॉग और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन के बारे में हम जानते हैं, जो सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ओजोन टॉपिक के अंदर ये चीज़ पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा ओजोन के क्षय को रोकना। ठीक है ना, तो आपको ओजोन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी हैव, ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सी एंड ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। रियो 20 के बारे में जानने से पहले उसके छोटे से बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। 1992 में अर्थ समिट हुआ था। ये आप लोगों को जो अर्थ कंजर्वेशन सॉरी ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के जो समिट हैं, उन समिट्स को पढ़ने में ये चीज़ आता है ना। तो 1992 में क्या हुआ था, अर्थ कन्वेंशन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये अर्थ कन्वेंशन में ये चीज़ तय हुई थी कि हम क्या क्या करेंगे कि अपने पृथ्वी को संरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। और इसी का 20 साल बाद, मतलब एक तो 10 साल में भी हुआ, फिर हर 5-5 साल में हुआ है। तो 1997 में हुआ, फिर ये 2002 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, फिर 2012 में हुआ। तो टोटल जो 20वां साल है 1992 से जो 20 हुआ, तो ये रियो 20 हुआ, है ना। रियो जो घोषणा पत्र है, ये रियो घोषणा पत्र का जो शीर्षक रहा वो द फ्यूचर वी वांट था। क्या था,
द फ्यूचर वी वॉन्ट, इसको यहाँ पे रियो 20 करते हैं, क्योंकि ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील की पुरानी राजधानी थी। ब्राज़ील की नवीनतम राजधानी ब्राज़ीलिया है। अभी पुरानी राजधानी इसकी रियो डी जनेरियो थी, तो वहाँ पे हुआ था ये, तो इसको रियो 20 नाम दिया गया था, है ना। और ये जो आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग जो देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित ये आप लोगों का प्रोजेक्ट था, सॉरी समिट था। और इसका जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इकोलॉजी का प्रश्न है ये, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी। ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। ये घास है भाई, है ना। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करता है? ये चीज़ आप लोगों को बताना है। चलो इसको आप लोग बताना, घास, बकरी तथा मानव में से क्या चीज़ आप लोगों को क्या चीज़ आप लोगों का आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको आंसर नहीं दूंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टिक करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम देते हैं, इस क्वेश्चन का नंबर देते हैं हम क्या, चलो मेरा ही नाम देते हैं, नहीं 2023 प्री, 2023 प्री लिखेंगे, 2023 प्री लिखिए। और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आप यहाँ पे ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी रेडॉन गैसेस। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर को डिस्कस करते हैं। उत्तर लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो चीज़ है वो क्या है? रेडॉन गैसेस। रेडॉन गैस कैसा होता है? एक रंगहीन, कलरलेस, एक गंधहीन, ऑर्डरलेस, एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है ना। इनएक्टिव गैस है ये किसी चीज़ से क्रिया नहीं करता है। ये जो क्या बोलते हैं, जो सॉइल होता है उससे नेचुरली निकलता है, प्राकृतिक रूप से वहाँ से निकलते रहता है ना। और इसी गैस के कारण आप लोगों को क्या होता है? फेफड़ों का क्या होता है? कैंसर होता है। इसीलिए घर वाले क्या करते हैं? डेली साफ सफाई और पोछा करते हैं। कारण ये है रेडॉन गैसेस, है ना। ये आपके फेफड़ों के कैंसर को जन्म देते हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोगों को घर में जो उपयोग होता है वो सारा चीज़ तो थोड़ा फॉलो किया करो, घर में क्या क्या होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी रेडॉन गैसेस। जो इंडोर गैस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है रेडॉन गैसेस। रेडॉन गैसेस के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। रेडॉन गैस एक कलरलेस है, रंगहीन गैस है, एक गंधहीन गैस है, और इसके साथ साथ एक अक्रिय गैस है। ये किसी से क्रिया नहीं करता है ना। ये चीज़ हो गया। तो इस प्रकार से आपका फेफड़ों का कैंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों का, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ऑप्शन ए नाभिकीय दुर्घटना, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से आप लोगों के सामने, पिछले उसमें भी मैंने कराया था वीडियो सीरीज में, न्यूक्लियर आप लोगों का क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी इससे आप लोगों को बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है ये परमाणु दुर्घटना है ना, जो कि 26 अप्रैल 1986 को कहाँ हुआ था? यूक्रेन का नाम तो अभी आप लोग सुने ही हैं।
यूक्रेन की राजधानी और अभी वर्तमान में जिस यूक्रेन की राजधानी नहीं, हाँ शायद उसी समय यूक्रेन के पास है एक शहर जो परमाणु शहर है कीव, यूक्रेन में। ये वहाँ घटित हुआ था और उसके बाद इस प्लांट को बंद किया गया था, है ना। तो चेरनोबिल दुर्घटना उस चीज़ से संबंधित है और इस समय पे यूक्रेन जो है ये रशिया का पार्ट था, तो रशिया में ये चीज़ हुआ था। तो अगर रशिया बोलेगा तो भी मानना है और यूक्रेन बोलेगा तो भी मानना है। ऑप्शन को अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। कहाँ पे हुआ चेरनोबिल दुर्घटना? 1986 में ये चीज़ रूस में हुआ था, वर्तमान में वो यूक्रेन है। तो 26 अप्रैल 1986 कीव यूक्रेन। ये चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना थी, है ना। न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर जो उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री, वहाँ से गैस लीक हो गया था, है ना। तो ये चीज़ था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु की प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है। ये गलत लिखा है ना, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न है वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? पेट्रोल के जलने से क्या निकलता है, ये चीज़ है प्रश्न। तो जो लोग पेट्रोल पंप वगैरह या फिर कुछ चीज़ें जानते होंगे, पढ़े होंगे, उनको तो पता ही है कि पेट्रोल के जलने से लेड निकलता है ना, लेड। तो ये लेड जो है ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। लेड जो है वो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये है, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला है। आप लोगों को बताना है NaHCO3 को क्या बोलते हैं। ये इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो मैंने आपको बोला था। ये अगेन ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री के किसका पार्ट है? ये रासायनिक सूत्र वाले का पार्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को कंटिन्यूस 2 साल क्वेश्चन दिख गया। ये 2016 का प्रश्न होगा और पीछे एक बार 2015 का प्रश्न आया था। तो 2015-16 दोनों में देखने को मिल गया। ओजोन तो लगातार आ ही रहा है, ऐसे तैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहता है। ठीक है ना। तो चलो फिर से चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे दिया है। और इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है, आप लोग एक नाम सुने होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी का फॉर्मूला, इसी का नाम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो सकता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, दोनों नाम इक्वल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, एंटासिड होते हैं ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी बफर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एंटासिड आप लोगों का बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। ये बायोलॉजी का पोर्शन का क्वेश्चन है ना। बायोलॉजी में आप लोग डाइजेशन पढ़ते होंगे, डाइजेशन ये वहाँ कर, ये उस जगह का क्वेश्चन है। तो बताइए कि एंटासिड क्या होते हैं? भस्म होते हैं, अम्ल होते हैं, लवण होते हैं, बफर होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? ठीक। तो एसिड को आप लोग नाम से जानते हैं अम्ल, लवण को बोलते होंगे, पता नहीं लवण को क्या बोलते हैं, तो सॉल्ट बोल लो। अब बाकी का इंग्लिश आप लोग खुद कर लेना। बफर तो बफर ही होता है, भस्म तो भस्म ही है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं। क्या होता है, एंटासिड वैसे टाइप की चीज़ है जिनको अमाशय में, अमाशय, अब अमाशय किसको बोलेंगे, ऐसा नली होता है आपको, भोजन नली, तो यहाँ पर ये जो निकला रहता है शरीर में, इसको बोलते हैं अमाशय। ठीक, तो अमाशय में जो एसिडिटी होती है ना, अमाशय में जो एसिडिटी होती है, मतलब एसिडिक वैल्यू जब बढ़ जाता है उसका, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए जिस चीज़ को उपयोग किया जाता है वो कहलाता है भस्म या फिर एंटासिड। ठीक है ना। अमाशय का जलन, अपच, ये सब जो होता है, मतलब आप कभी कभी कुछ ज़्यादा अगर खा लेंगे तो आपको खट्टे ढकार आते हैं, है ना, खट्टे ढकार आते हैं, और यहाँ अमाशय में आपको पूरा ये आपको जो भोजन नली है ये इसमें जलन होने लगती है और आपको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, तो ये एसिडिटी बोलते हैं इसको नॉर्मल। और इसी चीज़ को डाइजेस्ट कराने के लिए आपको यूज़ होता है क्या, एंटासिड। एंटासिड वो होता है जो आपको इस चीज़ को न्यूट्रल करता है, एसिडिटी को। ठीक है ना। इसका उपयोग अल्सर और नॉन अल्सर की डिस्पेशिया की चिकित्सा में भी होता है। ठीक, देखो जो अल्सर होता है वो कभी कभी अल्सर आपके मुंह में ही नहीं होता है, अल्सर को अपन लोग छाला बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, है ना। तो अल्सर जो होता है उसके जो प्रोसेस है उसमें भी इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है कभी कभी। तो आजकल चूंकि कथन कारण वाले प्रश्न आते लग गए हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक, चलो इसका आंसर है, आंसर ए भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, पता नहीं जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो है संक्षारण, कोरोजन के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ऑप्शन बी तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ऑप्शन सी लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कोरोजन, कोरोजन आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब बताइए कि ये जो है ये किससे रिलेटेड है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, धातु जो होता है, मतलब मेटल जो होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है ना, तो उसके ऑक्साइड, तो वो अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। उसी ऑक्साइड को अपन क्या, उसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या फिर संक्षारण। ठीक, संक्षारण का जो उदाहरण है वो है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। ये तीनों ही संक्षारण, कोरोजन या जंग लगना कहलाते हैं। ठीक, जंग लगना केवल लोहे के सेंस में यूज़ होता है, संक्षारण जो है वो सारे सेंस में यूज़ हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही आपके संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल लेंस से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। और यहाँ से आप लोगों को लेंस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले भी हमने लेंस का क्वेश्चन देखा था, ये आप लोगों को 2016 का प्रश्न है, CGPSC 2016। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को दृष्टि दोष से प्रश्न आया है, तो थोड़ा सा दृष्टि दोष को देख लें क्या। एक मिनट, मैं इसमें एक पेज ऐड करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को पूरा दृष्टि दोष का एक पूरा टेबल बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान रहे और मेरे को भी ध्यान रहे, है ना। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ नहीं बताया हूँ अभी तक, पीछे की सीरीज़ में तो मैंने आपको नहीं बताया है, आगे वाली सीरीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस पूरे जो दृष्टि दोष का जो टेबल है इस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार और रीड कर दे रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, ये अवतल लेंस को हम बोलते हैं क्या, अवतल लेंस का नाम है कॉनकेव,
अवतल लेंस है ये, और ये कॉनकेव, यहाँ पे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्लियर है यहाँ पर। ठीक, चलो अब देखो इस पूरे मायोपिया और ये मायोपिया दृष्टि दोष के बारे में जो दिया है, मायोपिया दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जितने दृष्टि दोष है ना उनको एक बार एक टेबल में देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं ताकि हम सब के लिए हेल्पफुल रहे। तो जो मायोपिया होता है, मायोपिया जो होता है वो क्या होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नज़दीक की चीज़ है ना, निकट की जो चीज़ है वो क्लियर दिखेगी, और दूर की चीज़ कैसे दिखेगी, दिखेगी नहीं, अस्पष्ट दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगी। इसका निवारण हम कैसे करेंगे, इसका निवारण करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। सबसे पहले मायोपिया पूछा था तो मायोपिया क्लियर हो गया, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसके बाद आप लोगों को देखना है क्या, दूरदृष्टि दोष। आप लोगों ने नाम सुना होगा, दूरदृष्टि दोष को हम बोलते हैं क्या, हाइपर हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु क्लियर और निकट की वस्तु बिल्कुल भी क्लियर नहीं। इसका निवारण कैसे होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए, जो दूरदृष्टि के लिए। ठीक, और ऐसे ही एक आप लोगों ने देखा है क्या, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं क्या, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है ना। तो ये जो प्रेस बायोपिया है ये क्या होता है, ये आप लोगों को जो निकट और दूर दोनों दिखने में समस्या होता है, मतलब दूर और निकट दोनों दिखने में समस्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जो आँख की जो समंजन क्षमता होती है, जो सिलियारी मांसपेशियाँ होती हैं उनकी क्षमता घट जाती है और आँख एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। आँख किसी भी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता जिसके कारण देखने में समस्या होती है, तो इसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस को हिंदी में द्विफोकल लेंस बोल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद होता है एक होता है एस्टिग्मा। एस्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, हिंदी में दृष्टि वैषम्य। ठीक है, तो ये दृष्टि वैषम्य जो होता है, इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं, दृष्टि वैषम्य। एस्टिग्मा जो होता है ये होता है जो आँख है वो जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं, जो क्षैतिज चीज़ें हैं, क्षैतिज दृश्य को स्पष्ट देख पाती है, और जो ऊर्ध्वाधर जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट नहीं देख पाती, ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना। मतलब कि आप गहराई का पता नहीं लगा पाओगे। रोड में ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे उबड़ खाबड़ गड्ढा है तो उसका आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। आपको ये दिखेगा कि रोड टाइप से है, लेकिन उबड़ खाबड़ है वो चीज़ पता नहीं चलेगा, ये चीज़ होता है। तो इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। किसका, सिलेंड्रिकल लेंस का। सिलेंड्रिकल लेंस को हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये भी आप अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला पोर्शन आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में वापस चलते हैं। क्या पूछा है, मायोपिया दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है, तो मायोपिया को किससे ठीक किया जाता है, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। जो उत्तल लेंस से ठीक होने वाला क्या है, वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का ऑप्शन ये है, ठीक है ना, तो सी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ए होगा, उत्तल लेंस से हम दूरदृष्टि दोष दूर करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धार नहीं है ये धारा है, धारा 0.5
ए है, बल्ब की शक्ति है। यहाँ पर जो ए है ये एम्पियर है, एम्पियर, और जो वी है ये वोल्ट है। ठीक, आप लोगों को बताना है कि बल्ब की शक्ति कितनी है। शक्ति मतलब होता है पावर, बल्ब का पावर कितना है जब आपको वी और ए दिया हुआ है उसके केस में। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वी इंटू आई, है ना। पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। पीछे वाले अभी कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था। तो वी कितना दिया है आपका 220, आई कितना दिया है आपको 0.5, गुणा करके आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 110 वाट। ठीक है ना, पावर वाट, क्लियर है ये। तो 110 वाट का आंसर आप लोगों को कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वोल्ट वाट में कन्वर्ट हो जाता है जब वो धारा से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके पीछे का और कंसेप्ट है, लेकिन आपको सीधे सीधे इसको ध्यान रखना है कि वोल्ट जो आई से जब कन्वर्ट मल्टीप्लाई होता है तो वाट में कन्वर्ट होता है। चलिए, ये साइंटिफिकली नहीं है, ये आप लोगों को बस ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इनमें से कौन श्रृंखला का निर्माण करता है, घास गेहूं आम, बी घास बकरा आदमी, सी बकरा कौवा हाथी, डी घास मछली बकरा, ई इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के सामने आया था। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो उसके लिए मैंने आपको आंसर कमेंट करने बोला था। जिन्होंने कमेंट नहीं किया है उनके लिए इस प्रश्न का आंसर है, आंसर नंबर बी, घास को बकरा खाएगा और बकरे को इंसान खाएगा। बकरे को कौन खाएगा, आदमी। ठीक, क्या समझ आया। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 10% का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, ऊर्जा के खाद्य के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन बी, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। ऑप्शन डी, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊर्जा की 10%ता का नियम होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऊर्जा। ऊर्जा का खाद्य के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचने का जो नियम है ये 10% का नियम कहलाता है। ठीक, चलिए, इसको किसने दिया था, लिंडमान नामक जो व्यक्ति थे उसने ये चीज़ बताया था, बोला था कि कोई भी इंसान जो खा रहा है उसका 10% ही ऊर्जा उसके पास रह जाता है। ठीक है ना, और बाकी वो आगे फॉरवर्ड करता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी बेंजीन। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। विच वन इज़ अवेलेबल इन नेचुरल, विच वन इज़ अवेलेबल नेचुरली, क्वेश्चन यही है। नेचुरली क्या मिलता है, बहुत ईजी है, दलदलों में मिलता है, धान के खेत में मिलता है, हर जगह पे मिलता है, वो है मीथेन, बहुत ईजिली मिलता है। तो कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन, क्योंकि ये क्या है ईजिली मिल जाता है, बाकी सब तो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन प्रोसेस है उसके माध्यम से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जल गैस है, वाटर गैस क्या है। ऑप्शन ए CO+H2, ऑप्शन बी CO+H2O, ऑप्शन सी CO2+H2, ऑप्शन डी CO2+H2O, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन दोनों का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, हाइड्रोजन मतलब H2। ये कहाँ पे दिया है, ए में दिया है। ठीक है, ये हो गया जल गैस। इसके साथ साथ कुछ कुछ और गैस है, जैसे एक होता है क्या, लॉफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, एक होता है क्या, मार्श गैस, दलदली भूमि से जो निकलने वाला गैस होता है उसको हम बोलते हैं मार्श गैस। इसी मार्श गैस को हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है ना। एक आप लोगों को पूछा जाता है बीच बीच में कभी कभी, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो CO+N2 इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से ये कुछ कुछ आप लोगों को गैसेस हैं जो आप लोगों को पेपर में आते रहते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है? विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी N2O और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों का हरित गैस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस टॉपिक है, ठीक है। ग्रीन हाउस आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। पिछला क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे ये टॉपिक पढ़ के, यहाँ से ये टॉपिक का आंसर मिलेगा। विच वन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वाले वीडियो में, उस समय मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम लोग आज के वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक देखा, ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आज के वीडियो में आप लोगों को जो देखने को मिला वो था इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, यूनिट्स एंड डायमेंशन से आप लोगों को 1 क्वेश्चन देखने को मिला, बायोलॉजी से आप लोगों को 1 क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पोर्शन के अंदर आप लोगों को ओजोन डिप्लीशन से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये ओजोन से आपको 1 प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला। पॉल्यूशन से आप लोगों को देख रहे हैं कि आपको 3 प्रश्न उस समय पूछे गए थे। इकोलॉजी मतलब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इससे आपको 3 प्रश्न पूछे गए। रेडियो एक्टिविटी, परमाणु संगठन और परमाणु के जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से आपको 2 प्रश्न देखने को मिले। और जो क्लाइमेट चेंज है, इससे आप लोगों को 1 प्रश्न देखने को मिले। टोटल आप लोगों को यहाँ पे 10 प्रश्न इससे लगभग देखने को मिले हैं और 11 प्रश्न इससे लगभग देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको जिन जिन पोर्शन से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देखेंगे, इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अगर आप देखेंगे, तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि जो ओजोन है ये आप लोगों को कंटिन्यूअस पूछते ही जा रहा है ना। 2012 से कंटिन्यूअस ओजोन पूछता ही पूछता है। रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यूअस पूछे जाने वाला टॉपिक है, पॉल्यूशन कंटिन्यूअस पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज आपको कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है, हर बार ये चीज़ आ रहा है। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स के अंदर ये 3 पोर्शन आप लोगों को कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। आने वाले पेपर में और भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और जब हम पेपर देखते जाएंगे तो हम और भी इस चीज़ को देखेंगे कि किससे किससे और क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को अपना प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोग और अच्छे से आंसर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।